नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे दौर में चलते हैं, एक ऐसे भारत में जहां ज्ञान लिखा नहीं जाता था बल्कि सुना और महसूस किया जाता था। हम बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता की, वो युग जिसने भारत की रूह की नींव रखी। तो मन में ये सवाल तो उठता ही है कि आखिर वो लोग कौन थे? वो कौन थे जिन्होंने दुनिया के कुछ सबसे पुराने और सबसे गहरे ग्रंथ रचे? कैसी थी उनकी दुनिया? क्या सोचते थे वो? इस पूरे सफर को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। हम आर्यों की पहेली को सुलझाने की कोशिश से शुरू करेंगे, फिर उनके छोड़े हुए पवित्र ग्रंथों की आवाजें सुनेंगे, देखेंगे कि ज्ञान के वो 4 स्तंभ कौन से थे, उन्होंने समाज का कैसा खाका तैयार किया, और आखिर में ये महसूस करेंगे कि हजारों साल पुरानी वो गूंज आज भी हमारे बीच कैसे जिंदा है। तो हमारा पहला पड़ाव हमें इतिहास की सबसे बड़ी और दिलचस्प बहसों में से एक पर ले आता है, आर्यों की पहेली। आखिर ये लोग थे कौन? और इससे भी बड़ा सवाल, ये आए कहाँ से थे? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि आर्य शब्द का मतलब क्या है। देखिए, संस्कृत में इसका सीधा सा मतलब है श्रेष्ठ या असाधारण। ये कोई जाति या नस्ल नहीं थी, बल्कि एक तरह की उपाधि थी जो लोग खुद को देते थे। अब इनकी उत्पत्ति को लेकर ना 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां चलती हैं। एक है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जो मानती है कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे, और दूसरी थ्योरी है जो कहती है कि नहीं, ये लोग कहीं बाहर से नहीं आए बल्कि इसी धरती के मूल निवासी थे। इस विचार को स्वामी दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े विद्वानों ने भी बल दिया। सालों तक ये बहस चलती रही इतिहासकारों के बीच, विद्वानों के बीच, लेकिन हाल ही में एक नया और कह सकते हैं कि बहुत ही मजबूत सुराग सामने आया है। और ये सुराग किसी पुरानी किताब से नहीं बल्कि आधुनिक विज्ञान की देन है। हरियाणा में एक बहुत पुरानी हड़प्पा साइट है राखीगढ़ी। वहां मिले कंकालों पर जब डीएनए टेस्ट किया गया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। पता चला कि उन हजारों साल पुराने कंकालों का डीएनए आज भी वहां रहने वाले लोगों के डीएनए से मेल खाता है। मतलब साफ है, ये इस बात का एक बड़ा सबूत है कि वैदिक लोग शायद बाहर से नहीं आए बल्कि यहीं की महान हड़प्पा सभ्यता की अगली कड़ी थे। ये खोज पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे रही है। चलिए अब उन सबूतों की तरफ बढ़ते हैं जो इन लोगों ने खुद हमारे लिए छोड़े हैं, उनके पवित्र ग्रंथ। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये वो आवाजें हैं जो हमें सीधे उस दुनिया में ले जाती हैं और उनकी सोच, उनके ज्ञान की एक झलक दिखाती हैं। वैदिक साहित्य को ना मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है श्रुति, जिसका मतलब है जो सुना गया। माना जाता है कि ये ज्ञान किसी इंसान ने नहीं रचा, बल्कि ये सीधे ईश्वर से मिला है, जैसे कि हमारे चारों वेद। और दूसरा है स्मृति, यानी जो याद रखा गया। इसे महान ऋषियों ने अपनी याददाश्त और ज्ञान के आधार पर रचा, जैसे रामायण और महाभारत। हर वेद की अपनी एक बहुत ही गहरी बनावट है। सबसे पहले आती है संहिता, जिसमें मूल मंत्र और भजन है। फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, जो इन मंत्रों और यज्ञों के मतलब समझाते हैं। इसके बाद है आरण्यक, जिन्हें वन ग्रंथ भी कहते हैं। ये रहस्यवाद और ध्यान पर जोर देते हैं। और आखिर में आते हैं उपनिषद, जिन्हें वेदांत यानी वेद का अंत या सार भी कहा जाता है। ये ज्ञान और दर्शन का चरम है। तो अब आते हैं वैदिक ज्ञान के उस मूल आधार पर, उस बुनियाद पर जिस पर सब कुछ टिका है, यानी वो 4 महान वेद जो उस सभ्यता के 4 स्तंभ माने जाते हैं। देखिए, ऋग्वेद सबसे पुराना है, जिसमें देवताओं की तारीफ में भजन्स हैं। फिर आता है सामवेद, जो पूरी तरह संगीत पर आधारित है। कह सकते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें यही हैं। यजुर्वेद में यज्ञ और अनुष्ठानों के नियम कानून हैं। और चौथा है अथर्ववेद, जो ज्यादातर आम जिंदगी की समस्याओं जैसे बीमारी, डर, इन सब के समाधान और उपचार के बारे में बात करता है। इन ग्रंथों ने सिर्फ अध्यात्म और दर्शन ही नहीं दिया, बल्कि उस दौर के समाज के लिए एक ढांचा भी तैयार किया। चलिए अब वर्ण व्यवस्था की उस मूल अवधारणा को समझते हैं, जैसा कि ऋग्वेद में बताया गया है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है, एक कॉस्मिक बीइंग, और कहा गया है कि समाज के 4 वर्ण उसके शरीर के अलग अलग अंगों से पैदा हुए। जैसा कि ये श्लोक बताता है, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय। ये एक तरह का प्रतीक था, ये दिखाने के लिए कि समाज के हर हिस्से का अपना एक जरूरी काम है और सब मिलकर ही एक पूरा शरीर बनाते हैं।
और यहाँ एक बात समझनी बहुत बहुत जरूरी है कि ये व्यवस्था अपनी शुरुआत में जन्म पर नहीं बल्कि कर्म पर, यानी व्यक्ति के काम और गुणों पर आधारित थी। ब्राह्मण का काम था ज्ञान देना, क्षत्रिय का रक्षा करना, वैश्य व्यापार संभालते थे और शूद्र अपनी सेवाओं से समाज को आधार देते थे। ये समाज को चलाने के लिए एक तरह का डिवीजन ऑफ लेबर था। हाँ, ये सच है कि वक्त के साथ इसमें बहुत विकृतियां आईं और ये जन्म आधारित हो गया। हजारों साल बीत गए, सदियां बदल गईं, लेकिन उस वैदिक युग की गूंज आज भी हमारे जीवन में, हमारी सोच में, हमारी परंपराओं में सुनाई देती है। इस विरासत का शायद सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर उदाहरण एक ही वाक्य में छिपा है, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही हमेशा जीत होती है। मुंडक उपनिषद से लिया गया ये छोटा सा वाक्य आज आजाद भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सोचिए, हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी हमारा पथ प्रदर्शक है। तो आखिर